जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ बड़ा अच्छा पैनल है और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, जो आपको पता है डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हुमायूं चट्टा ने, जो कि लॉयर हैं, लाहौर बेस्ड हैं और इंटरनेशनल लॉ और जो लीगल एवेन्यूज हैं और सिस्टम को बहुत अच्छा समझते हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। चट्टा साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सीमा साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। जी कल साहब, मैं आपसे बात शुरू करने लगा हूं। बात तो हम कर रहे हैं नहीं है आज, ये जो इंडिया के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसकी वजह जानना चाह रहा हूं। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी सुनी भी हैं और मैं चाह रहा था एक इंडियन वर्जन भी आ जाए और जरा पता चले कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम सारे जो हैं वो इस धरती से हैं और बगैर किसानों के तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जिस तरह वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, जो मेहनत करते हैं और फिर जिस तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स वैल्यू एडिशन करके करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं, वो भी हमें पता है। लेकिन कल साहब, आपसे जो बेसिक सवाल है, जो मेरे व्यूअर्स के पाकिस्तान में और भारत में और जो पूरी दुनिया में व्यूअर्स सुनते हैं उनके लिए, बेसिकली एक इंडिया के किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद चीमा साहब, आपने हमें अपने शो पर रखा है, ये मेरे लिए इज्जत की बात है, फख्र की बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर पाकिस्तान का कोई चैनल इंडियन किसान की बात करने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा और ह्यूमैनिटी दिखाई नहीं जा सकती। लोग कुछ भी कहें, कंट्री टू कंट्री कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि ह्यूमैनिटी इज सुप्रीम। ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और अगर वो चीमा साहब उसको लेकर चल रहे हैं, देन आई सैल्यूट यू कि आप कंसर्न्ड हैं उस किसान के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, चाहे वर्ल्ड का कहीं भी हो। मैं आपको यहां तक कह सकता हूं, वर्ल्ड का कहीं का कोई किसान हो, इससे बड़ी वो ह्यूमैनिटी की सर्विस नहीं हो सकती कि वो किसान पैदावार करता है, दिन रात खून पसीना बहाता है। उससे बड़ा सैनिक कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूं वो मेरे से भी बढ़ के सैनिक है, क्योंकि वो रोजाना मेरे देश को अन्न देता है, वो मेरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, पूरे वर्ल्ड के लिए वो कंट्रीब्यूट करता है। यस, ये जो हम फोटोज और क्लिपिंग्स देख रहे हैं, दे आर वेरी डिस्टर्बिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सच्चाई से मुंह छुपाना भी गलत होगा। जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बड़े ही दुख की बात है कि किसानों को रोड पर आना पड़ा है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो उनका हक समझिए, चाहे हक से बढ़कर समझिए। लेकिन आपने बोला, सवाल आपका स्पेसिफिक, कि किसान सड़क पर क्यों आया। सबसे बढ़िया बात, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकली पीछे चलना पड़ेगा कि सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया जिसके अंतर्गत उनको एक अच्छी प्राइस मिली। और इस साल का किसान, इस साल का जो पैदावार लिया हुआ किसान है, मेरे ख्याल सबसे सेटिस्फाइड किसान होगा, क्योंकि उसको जब तकरीबन 1900 से 1950 की जीरी उसको खरीदारी में मिली और तकरीबन 2200 से 2300 कि उसको गेहूं की खरीदारी मिली, ये अपने आप में एग्जेम्पलरी है। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से शायद अच्छा स्टेप उठाया, लेकिन साथ ही साथ किसान को जो फिक्र आ गई वो ये आ गई कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो अल्टीमेटली उसका मेजर परचेजर है, वो मेजर परचेजर प्राइवेट वाला भी है। क्योंकि ऐसा हम नहीं कह पाएंगे कि 100% सारा का सारा सरकार खरीदती है, सरकार नहीं खरीद पाती। और सरकार ने जो रूल बनाया है उसके अंतर्गत आपको ये जो एमएसपी वाली जो प्राइस जो दे रहा है सरकार, वो आपको तभी मिलती है जब आपका लैंड रजिस्टर्ड होगा उनके पास, या आपका नाम रजिस्टर्ड होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ किसान जो बड़े हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। जो छोटा किसान है, जो 5 एकड़ और उससे कम वाला जो किसान है, उसके लिए जरूर तकलीफ है कि उसको इस स्टेज तक पहुंचना कि वो सरकार की सारी क्वालिटेटिव और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, शायद उसको तकलीफ हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ गई बात मुद्दे की
कि किसान क्यों आ रहा है सड़क पर। किसान को लगता है कि अगर सरकार प्राइवेट किसी प्लेयर्स के हाथ नहीं बिकी है या प्राइवेट प्लेयर्स का साथ नहीं दे रही है, तो वो एमएसपी को एक लॉ क्यों नहीं बना देती कि हर साल हर बार सरकार जो रेट डिक्लेयर करेगी उससे नीचे लेने वाले को, उस रेट से कोई भी आदमी अगर नीचे लेता है तो वो एक क्राइम माना जाएगा। सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि अगर आप और मैंने आपने भी सुनाई होगा काफी सारे शोज में किसान खुलकर ये बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ गलत किया है, लेकिन सरकार चीजें ठीक कर रही है तो पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं करती। आई थिंक दैट इज वेयर द डिफरेंस इज, क्योंकि सरकार की अपनी मजबूरियां रहती होंगी, जिसका एज अ जय जवान जय किसान के नारे के अंडर मैं भी कह सकता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, तभी तो आप गवर्नमेंट हो, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। आप अपनी लड़ाई लड़िए, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे मेरा पेंशन चाहिए, मुझे मेरी तनख्वाह चाहिए, मेरे किसान को मेरे एमएसपी चाहिए। अगर आपको किसी तरह से लगता है कि आप इसे मैनेज नहीं कर पाते, साइड हटिए, हम नई गवर्नमेंट ले आएंगे। साथ ही साथ मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इस समय इसको हैंडल कर रही है और प्रोटेस्ट 100% पीसफुल चल रहा है, ये एक अपने आप में अच्छी बात है। दोनों ही तरफ से सरकार सुनने को तैयार है, किसान बताने को तैयार है। जो छोटे मोटे उनकी आपस में पहले नोक झोंक हो गई कि आपको सड़क पर आकर ही बात करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल एक जज्बे में आकर किसान भी कुछ बोल सकता है, उसको भी हक है बोलने का। फाइनली रिजल्ट यह है कि किसान और गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली चट्टा साहेब, बैरिस्टर अमाइयो चट्टा साहब, बेसिकली जो भारत में ये हो रहा है, जो मोटी मोटी बात हमें समझ आई है, कुछ नए एक्ट लेके आई है इंडियन सरकार, और किसानों के अंदर जो वहम और खौफ है, ये जो एमएसपी की बात हो रही है जीके, और जो किसानों के अंदर वहम है वो ये है कि आड़ती सिस्टम जो है वो टूट गया। तो ये ना हो कि कहीं जो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर वो चीजें हमसे बाय करने लगा, और आड़ती भी घबरा रहा है, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी, चट्टा साहब आप खुद किसान हैं, जिम्मेदार हैं, आपको इन चीजों का एहसास है कि हमारे यहाँ पे भी आड़ती बड़ा तगड़ा है और इंडिया में भी आड़ती बड़ा तगड़ा है। तो आप क्या समझते हैं, आपसे मैं जरा जनरल समझना चाहूंगा कि ये जो किसान है हमेशा, ये जो आड़ती मिडल मैन है, तो मिडल मैन हमेशा चीजों को डील कर रहा है, किसान को भी सही सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा, और वो जो अपर क्लास है वो भी अब जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि अपर क्लास भी किसानों से खरीदे। आप क्या समझते हैं कि क्या इसी तरह एक ओपन सिस्टम होना चाहिए जिसमें आड़ती भी खरीद सके, कोई बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर वाला भी आ सके, या आप समझते हैं कि मोनोपोली रहनी चाहिए और किसान की जो आड़ती तक एक्सेस होती है वो रहनी चाहिए? हाउ डू यू सी दिस चट्टा साहेब? और इसको पाकिस्तान में भी, सॉरी मैं आपको काटने लगा हूं, और जरा पाकिस्तान में भी बताइएगा कि यहाँ पे भी तो किसान जो है वो बहुत आड़ती पे डिपेंडेंट है। जी चट्टा साहब। जीमा साहब, ये असल में जो बेसिकली ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम इस तरह डिवाइड कर लें कि ये सवाल है एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का या ऐसी इकोनॉमी का जो कि कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो उसमें जो पूरी दुनिया में ज्यादातर जो तरीका का राइज है, जो मैंने यूरोप में देखा या बाकी दुनिया के मुल्कों में ऑब्जर्व किया, और पाकिस्तान में भी किसी हद तक वो राइज है, वो एक दरमियाना रास्ता अपनाया जाता है हुकूमतों की तरफ से हमेशा, क्योंकि जो किसान की जो पैदावार है वो मुल्क को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है। लोगों को खुराक चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कभी फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ कभी नहीं जाती। मेरा ख्याल है कि चट्टा साहब के साथ हमारा राब्ता नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया है, और वो हमें अगर चट्टा साहब आप सुन पा रहे हैं हमें, वो दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कल से मैं आपके पास ही आता हूं,
तो ये बताइएगा कि एक इसका जरा पॉलिटिकल एंगल भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे। ये बात ये की जा रही है कि जो इस वक्त भारत में सरकार है वो बहुत ताकतवर है, और वो ताकतवर हो गई है क्योंकि उनको 303 सीटें मिली हुई है बीजेपी को। उधर से कांग्रेस पार्टी के पास 52-53 सीटें, सीटें कोई नहीं है। अलायंस के साथ तो बीजेपी की सीटें और बढ़ जाती हैं कर्नल साहब, ठीक है जी, तो वो तो क्रॉस कर जाती है 353 जो उनका एनडीए का अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो आप क्या समझते हैं, क्या बीजेपी ज्यादा ताकतवर हो गई है कि वो अपनी मर्जी के कानून लेके आ रही है और उन्होंने अवाम से पूछा भी नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कर्नल साहब कि जो फार्मर्स हैं उनसे थोड़ी डिस्कस करना चाहिए था और फिर लॉ लेके आते तो एक अच्छा लॉ होता। आप इसमें क्या कहेंगे कर्नल साहब? देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी सरकार के ताकतवर होने की, वो सरकार के ऊपर मुझे दया आएगी अगर वो अपने आप को ताकतवर समझती है। सरकार की ताकत क्या है कि लोग उसके साथ हों, पब्लिक उसके साथ हो, जनता उसके साथ हो। सरकार की इससे बड़ी ताकत है ही नहीं, क्योंकि ये अगर आप बीजेपी की ही बात करें तो देखिए, बीजेपी में हमारे पास वाजपेयी साहब से और बड़ा कौन लीडर हो सकता है। और अगर आप ताकत की बात करें तो वाजपेयी साहब के टाइम में भी फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग होने के बावजूद इलेक्शन हार गए। किस वजह से हार गए की बात नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, सरकारें और सरकारें ताकतवर हो सकती हैं, कोई पार्टी ताकतवर नहीं हो पाएगी। ये डेमोक्रेसी की बहुत बढ़िया बैलेंस बात है। चाहे आप इंडिया में ले लें, पाकिस्तान में ले लें, चाहे वर्ल्ड के कहीं भी ले लें। सो पॉलिटिकली अगर, और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या नड्डा साहब अगर बीजेपी की हायरार्की की बात कर रहे हैं तो वो इतने ध्यान ना रख पाए कि पब्लिक का क्या रोल है और पब्लिक के रोल में किसान का क्या रोल है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी ऑफिशियल फिगर कहती है कि इंडिया का 70% पॉपुलेशन इज इनटू किसान, आप इस किसान को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। 70% लोग अगर कुछ चाहते हैं वो जरूर होगा। सरकार आप कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है, समझ लेंगे, आपकी समझदारी की बात है। नहीं तो किसान और उस पॉपुलेशन के पास आपको समझाने का बहुत बढ़िया तरीका है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वोट, जिसके ऊपर आपका कोई कोई कंट्रोल नहीं। सो पॉलिटिकली इट विल बी सुसाइड फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो ये समझती है कि वो कुछ भी कर लेगी। वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये पक्की बात है। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये पॉलिटिकल सुसाइड हो सकती है अगर वो अपने इस घुमन में आ गए कि भाई, क्योंकि ये दोबारा 4 साल बाद तो वोट, 3 साल बाद तो वोट हो जाना है। चट्टा साहब, हमारा आपके साथ राब्ता मुनक़िता हो गया था, तो हम बात कर रहे थे चट्टा साहब के जो पाकिस्तान और भारत में फार्मर्स की बात कर रहे थे, आड़त की बात कर रहे थे, और जो न्यू इस वक्त सिस्टम आ रहा है कि जी अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो भी इस चीज में आ रहे हैं, और जो भारत में एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है कि वहां पे गोदाम बहुत बना रहे हैं, गोदाम जिसे हम कहते हैं, गोडाउन कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो सारी की सारी जो फार्म आड़ती है उसके पास वो मैकेनिज्म नहीं है। तो आप हाउ डू यू सी दिस चट्टा साहब? जी मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। ये मैं क्योंकि हाई कोर्ट के करीब हूँ तो यहाँ पे जैमर्स आपको पता है काफी लगे होते हैं, तो उस वजह से कई दफा मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जैसे फिर उसके बाद एक आड़ती का निजाम आता है। अब आड़ती का निजाम जो है वो असल में होता है कि किसान, क्योंकि पूरी दुनिया में एक इलिटरेट तबका कंसीडर किया जाता है और यूजली वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो उन्हें सहारा लेना पड़ता है किसी ना किसी ऐसी शख्सियत का, किसी ऐसे इंसान का जो उनकी जो प्रोडक्ट्स जो उन्होंने उगाई हैं उन्हें मार्केट में लोगों तक ले जाए। और तो वो सारा प्रोसेस है उसमें आड़ती का किरदार आ जाता है और वो उसमें से अपना हिस्सा लेने की कोशिश करता है। और उसके बाद जो एक सबसे इसका भयानक जो रूप है वो, या उसका जो हिस्सा है वो इस सूरत में नजर आता है कि जो आड़ती हैं वो किसानों को उधार देते हैं
और फिर उस उधार के ऊपर कोई मर्जी का वो इंटरेस्ट लगाते हैं, और फिर वो नस्ल दर नस्ल या कई दहाइयों तक, कई सालों तक फिर वो चलता रहता है, और किसान वो उसको करवाते रहते हैं। उसमें वो भंवर में फंसे होते हैं कि किसान को अपनी फसल उनको देना, बेचना लाजमी होता है उनके लिए। हालांकि हुकूमतों ने कई दफा कोशिश भी की है, लेकिन किसानों की अपनी मजबूरियां हैं कि वो फिर किसी ना किसी सूरत में उनके पास जाके फंस जाते हैं, और वो फिर उनका इस्तेसाल चल रहा है और कई सदियों से चल रहा है। तो मे भी अभी कोई रिसेंटली इतनी कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही इसमें, लेकिन गवर्नमेंट्स कर रही हैं क्योंकि बैंक से इन्वॉल्व हो गए हैं, या किसानों के बच्चे पढ़ गए हैं, वो किसी हद तक इस चीज सिस्टम को समझते हैं, वो समझते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। अच्छा, उसके साथ अब मसाइल ये हैं कि हुकूमत जो है ना, किसानों की कोई भी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा महंगा नहीं होने देगी कभी भी, क्योंकि इसको बेसिक नेसेसिटी कंसीडर किया जाता है, और गवर्नमेंट्स ये नेसेसरी समझती हैं बाय लॉ, और ये हर बंदे इंसान का हक है कि उसे खुराक और जो खाने पीने की अशिया हैं उस तक उसकी रसाई हो। तो उसको जरूरी बनाने के लिए हुकूमतें उसमें हमेशा इंटरफेरेंस करती हैं। जैसे एक पाकिस्तानी पंजाब की बात करें तो यहाँ वीट प्रोक्योरमेंट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में की जाती है पूरे पाकिस्तान में, और जब गवर्नमेंट्स का कोटा पूरा होता है तो उसके बाद फिर वो किसान को या आड़ती को इजाजत देते हैं कि वो अपनी गंदम जो है वो मुल्क से बाहर भेज सकें, या मुल्क के अंदर अपनी मर्जी के साथ उसको बेच सकें। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। हुकूमतों की भी मजबूरी है कि उन्होंने एक तरफ किसान के हकूक देखने हैं, और एक तरफ उन्होंने ये देखना है कि जो जनरल पॉपुलेशन है उसको पालना है, उसको खिलाना है, तो वो कहाँ से खिलाना है। लेकिन उसमें कुछ मसाइल बहुत बड़े हैं, वो क्योंकि किसान जो है वो इलिटरेट थे। अब अगर पाकिस्तान की बात करें, 70 से 80% जो मेंबरान असम्बली हैं पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में, वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद जो किसानों के हकूक हैं उनके ऊपर आवाज उस हद तक नहीं उठाई जाती जिस हद तक उठाई जानी चाहिए। किसानों को आसान किस्तों पे कर्जे फराहम किए जाने चाहिए। अब जो मॉडर्न जो कॉर्पोरेट आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं, अब मसला ये है कि चीमा साहब, रिसेंटली मैंने इस चीज पे रिसर्च की थोड़ी सी, मैं चाह रहा था कि अपनी जो ज़राअत है उसको मॉडर्न तरीकों के मुताबिक मैं लेके जाऊं, तो मुझे पता चला कि फी एकड़ आपको 5 से 10 लाख रुपया रिक्वायर्ड है इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियली। तो अब 5 से 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपको ये खदशा होता है कि पता नहीं बाय द एंड ऑफ द ईयर वो आप कहां से इसको पूरा करेंगे। फिर आप उसको बैंक से या कहीं जगह से यू विल टेक अ लोन, और जब वो लोन लेंगे तो फिर उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी, वो आप सपोज कर लें 10 लाख लेते हैं तो हो सकता है आपको 12-15 लाख तक पे करना पड़े उसको। तो वो एक बहुत बड़े खदशात हैं, मामलात हैं जिनको देखना पड़ता है। अब हुकूमत किस तरह किसानों को मॉडर्न में इसमें फैसिलिटेट कर सकती है कि वो आसान शराइत पे कर्जे थे, वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए जो उन्हें वो टनल फार्मिंग और वो सारा कुछ बड़े सस्ती टनल फार्मिंग जो सस्ते रेटों पे उन्हें प्रोवाइड करते, ताकि किसान जो है वो जदीद जो काश्तकारी है उसकी तरफ आ सके, और उससे फिर वो जो है वो फवायद हासिल कर सके। अब इंडिया किसी हद तक इस सिलसिले में पाकिस्तान से आगे है, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर उनका इन्वॉल्व हो चुका है। पाकिस्तान में अभी खुशकिस्मती है कि अभी तक कोई बड़ी कंपनी या कोई भी ऐसे कोई कंसोर्शियम टाइप या कोई ग्रुप मैंने ऐसा नहीं देखा अभी तक ऑन ग्राउंड जो बड़ा इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि वो जिम्मेदारी की तरफ आ जाए। हाँ, अगर ये टनल फार्मिंग या इन चीजों को आम किया गया तो फिर डेफिनेटली वो भी मुनाफा कमाने के लिए आ जाएंगे। तो किसानों का जो हाल पहले ही बहुत बुरा है, जो उसके बाद फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या मामलात हो सकते हैं। अब इंडिया के तो मामलात मुझे इस मामले में बहुत लगते हैं, मैं थोड़ा हैरान हूं। हालांकि मैंने पहले जो सुना था वहां पे जो लोग आते थे पाकिस्तान की तरफ या यहाँ से लोग उधर जाते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि जी सब्सिडाइज्ड है हर चीज, वहां पे खाद सब्सिडाइज्ड है, बिजली सब्सिडाइज्ड है। लेकिन हैरानगी की बात है कि जब ये आप सोशल मीडिया पे या आप चैनल्स खोलते हैं इंडियंस, तो किसानों की जो हालत है वो बड़ी बुरी दिखाई जाती है। बड़ी माजरत के साथ करना साहब, ये एक हकाइक है जो हमारी तरफ भी हैं, आपकी तरफ भी हैं, और इनको मेरे ख्याल से हल करने की जरूरत है। कल साहब, मैं आपसे सर एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो थोड़ा पॉलिटिकल है, वो इस नेचर का, जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया है कि लगता ये है कि जो मोदी साहब का क्रिज्मा है, ठीक है, लेकिन 3-4 चीजें मोदी साहब के अंदर, उनका क्रिज्मा, दूसरा मोदी साहब का एक इमेज इंडिया में है कि वो करप्ट नहीं है, ठीक है जी। तीसरा उनका इमेज ये है कि वो हिंदुत्व पे बहुत यकीन रखते हैं, हिंदुत्व जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिज्म की वो बात करते हैं, और चौथा ये जो नेशनलिज्म है जो है, ये 3-4 चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द मोदी साहब घूमते हैं। लेकिन क्या बात है
कि मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो पंजाब में आके फेल हो जाती है और इनको वो सीटें भी नहीं मिलती। वो जो मोदी का करिश्मा वो नॉर्थ में आकर रुक जाता है। ये इंडियन, आप इंडिया से सारी बातें इन चीजों को समझते हैं। ये मोदी साहब जो साउथ से चलते ऊपर आते जाते हैं, लेकिन ऊपर आके इधर एक इस खित्ते में, पंजाब में, हरियाणा में और ये जो इलाके हैं यहाँ पे वो नहीं अपने आप को मनवा सके और पंजाबियों ने उनको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया। हाउ डू यू सी दिस सर? Okay, that's a great question and I think a very valid point कि लेकिन उस वैलिड पॉइंट को हमें बिल्कुल करेक्टली इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर पहली बात, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ जो कैरिज्मा है वो ही काम करेगा। कैरिज्मा आपको एक पर्टिकुलर जगह तक ला सकता है, लेकिन उसके बाद आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर इस बात को मैं ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करूं और किसी की साइड ना लूं, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब का कैरिज्मा काम आया कांग्रेस को काफी हद तक, लेकिन इट इज नॉट एवर लास्टिंग। आफ्टर ऑल, लोग चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, उन्हें दिखता है कि यस, हमारे साथ क्या जस्टिस हो रहा है या नहीं, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, और उल्टा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए एक अच्छी गवर्नमेंट बना पाएगी या नहीं। एज अ फौजी चाहे हम इससे अलग रहें, लेकिन हमें इसके बारे में जरूर पता है और हम इसके लिए अलाइव हैं। जहां तक आपने बात करी मोदी साहब की, देखिए, अगर हम इस समय ये लेकर चलें कि मोदी साहब का कैरिज्मा कहीं पर कम हो गया या खत्म हो गया, मेरे ख्याल दैट विल बी अगेन अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इशू विच वी आर ब्रिंगिंग अप। क्योंकि करने वाला तो ये भी बोल देगा, देखिए सर, हरियाणा में भी जीत गए, यूपी में भी जीत गए, बिहार में भी जीत गए, मध्य प्रदेश में भी जीत गए, तो अब नॉर्दर्न साइड में बचा क्या है? यस, पंजाब एक बचा है और पंजाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे लिए, स्पेशली क्योंकि मेरा पंजाब मेरे देश को फीड करता है, एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन वहां से आती है। यस, तो इट इज अ चैलेंज, इट इज अ चैलेंज टू मोदी, इट इज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ यही बात लेकर चलना हो कि नहीं जी, मोदी अकेला, मोदी साहब क्या क्या कर देगा, भाई, जैसा मैंने कहा, कैरिज्मा कैरिज्मा कब तक काम आएगा, कितने दिन तक? आज आपके सामने है, कौन सा 110 किसान यूनियंस इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। दैट मीन्स मैं इसको बोलूंगा, दिस इज द करेक्ट डांस ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बढ़िया नाच है जो पब्लिक अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी गवर्नमेंट्स के लिए दिखा सकती हैं कि देखिए, आपको हम सिर पर भी रख सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में अगर आपका सिर बहुत ज्यादा चढ़ रहा है तो हम उस सिर से आपको नीचे भी ला सकते हैं, और ये हमारा हक है। सबसे बढ़िया बात। सो आई डोंट थिंक कि लोग सिर्फ और सिर्फ अकेले एक बात के ऊपर आजकल कन्विंस हो रहे हो कि सिर्फ मोदी है तो इसलिए नहीं। मोदी इज देयर एंड मोदी इज देयर गिविंग यू अ बेटर गवर्नमेंट, बेटर गवर्नेंस, तभी तो बात बनेगी, नहीं तो बनेगी कैसे? देखिए, उन्होंने ये जो प्राइस इस बार लगाया, एमएसपी जो दिया इस बार लोगों को, उससे क्या हुआ? करने तो चले थे बहुत बढ़िया, और इससे और बढ़िया बात हो भी नहीं सकती कि आपका सारा लैंड रजिस्टर्ड है, आप आइए, आपको ये मिलेगा, विच वॉज द हाइएस्ट प्राइस एज फार एज टुडेज इज कंसर्न। यस, उसमें बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि होता क्या है कि जब आप कॉर्पोरेट लेवल पर आएंगे, कॉर्पोरेट लेवल पर आपने भी ठीक बोला कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना लिए, स्टोर कर लेंगे, अगले साल किसान फंस जाएगा। क्योंकि अगले साल देखिए, वर्ल्ड में कहीं भी कॉर्पोरेट मींस व्हाट? बिजनेस वाला बनिया, सीधी सीधी बात। वो आप कॉर्पोरेट बोलें और अपने आप को क्या बहुत ट्रंप बोल दें 2 मिनट के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बट बेसिकली आप बनिया हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, इसके अलावा आपके खून में और कुछ है ही नहीं। जहां 1 पैसे का मुनाफा है तो ठीक है, घाटा मैं लूंगा। और इस मुनाफे के लिए वो किसान या जिससे आप ले रहे हैं, वो किस हद तक सफर कर रहा है, उससे उसको कोई कंसर्न नहीं है। एंड दैट इज वेयर द गवर्नमेंट मस्ट प्ले अ पॉजिटिव रोल।
और वो पॉजिटिव रोल गवर्नमेंट ने शुरू किया। और देखिए, हर नया स्टेप जो लिया जाता है उसके साथ कुछ एक चैलेंजेस जरूर आते हैं। आई थिंक ये जो एमएसपी का स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, उसके साथ, हालांकि वो पॉलिटिकल आप बोल सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इज पॉलिटिकल, व्हाई विल नॉट देयर डिसीजन बी पॉलिटिकल? और पॉलिटिकल होना जरूरी बात है। तो इसमें इतनी पॉलिटिक्स जरूर चलेगी कि क्या गवर्नमेंट आज की तारीख में इस बैलेंस को पूरा कर पाएगी या नहीं, कि सो कॉल्ड वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्सेस किसान को ब्रिज कर पाते हैं या नहीं। दैट इज द चैलेंज, एंड दैट चैलेंज वो किसान खुलकर सामने ला रहे हैं कि हमें हमारी ये एप्रीहेंशन है, बताइए। देखिए, अगर एक्चुअली प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह देखा जाए तो फिर तो ये तो वायलेंट हो जाता, बट आई डोंट थिंक इवन किसान वांट्स इट वायलेंट, इवन द गवर्नमेंट डजंट वांट इट वायलेंट। कोई इसमें नहीं चाह रहा। बात है, यस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम एक अच्छी डेमोक्रेसी में है, मेरे को बोलने का अधिकार है, मुझे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, मैं अपनी सरकार को बता रहा हूं या तो ठीक हो जाओ या फिर हम कुछ और करेंगे, सीधी बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चड्ढा साहब, इसमें आप कैसे देखते हैं कि ये जो किसान है, ये बेचारा भारत में भी इतनी मैन्युफैक्चर वो जो प्रोडक्शन कर रहा है तो धक्के खा रहा है। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं, लाहौर में कभी जो किसान की आलू की कीमत ठीक नहीं आती, कभी उसको दूध की कीमत ठीक नहीं मिलती। अभी रिसेंटली लाहौर में जो बड़े प्रोटेस्ट हुए तो वहां पे एक किसान का जो कोई था, एक ओहदेदार भी था किसान यूनियन का, वो बेचारा मारा गया और वो बस तारीख राहों में मारा गया। तो ये क्या ऐसा होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के किसान को मेरा ख्याल है कि ये जो आंधी आ रही है, ये जो कैपिटलिज्म की या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो आंधी आ रही है, उसको कैसे समझना पड़ेगा। और ये जैसे आपने खुद कहा, अपना तजर्बा दिया कि मैंने जब इसको मॉडर्न एंगल्स पे लेके जाने की कोशिश की तो मुझे पता चला 5-10 लाख रुपया खर्चा आएगा 1 एकड़ के ऊपर। तो करना क्या होगा और सरकार को क्या करना चाहिए और किसान को क्या करना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है सर। चीमा साहब, ये जो आप कैपिटलिज्म का मसला बता रहे हैं और स्पेसिफिक ज़राअत के पर्सपेक्टिव में, ये ज्यादा इसका ताल्लुक जो है ये एशिया से है, इसका हमारे खित्ते से ज्यादा इसका ताल्लुक है। यूरोप में या मगरिब में इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है और वो उन्होंने कोशिश की है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, और वो उसमें काफी हद तक कामयाब रहे हैं। हाँ, जहां तक सवाल है अब पाकिस्तान का, इंडिया का या इस खित्ते का, तो इसमें जो सबसे जो अहम कदम जो उठाने की जरूरत है वो गवर्नमेंट को, वो ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का जो ज़राअत में जो आना है उसको मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया जाए। हैवी टैक्सेस उसमें लगाएं, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करे, और उसके अलावा लॉस जो हैं वो सख्त से सख्त कर दिए जाएं। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो वो जमीनें खरीदेंगे किसानों से, वो उसको भी रोकने की कोशिश की जाए। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो, ये तो एक उसका मैकेनिज्म है। दूसरा ये है कि किसानों को खुशहाल किया जाए। खुशहाल किस तरह किया जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न फार्मिंग करने के जो तरीकाकार हैं, वो जो इंडस्ट्री है उसको आम किया जाए, किसानों तक पहुंचाया जाए, और जो जिम्मेदार हैं वो इस काम में भी, बिजनेस में, जिस तरह आप ये देखते हैं कि जिम्मेदार भट्टा में इन्वॉल्व हैं, वो भी जिम्मेदार ही हैं जो साथ साथ काम कर रहे होते हैं। या आरट में भी आप देखें तो वो जिम्मेदार ही ज्यादा, उन्हीं कास्ट में से लोग जो हैं वो वहां पे आरट की दुकानें चला रहे हैं या मुख्तलिफ बिजनेसेस ऐसे कर रहे हैं जो कि जिसमें जिम्मेदार इन्वॉल्व हैं। तो उनको फिर लाया जाए इस तरफ के जी, लेट से कि अभी टनल फार्मिंग का जो सामान है वो लाहौर से मिलता है, एक मिसाल लेते हैं, तो क्यों ना वो मेरा जैसे कि तहसील वजीराबाद है हमारा, जो आप भी समझते हैं उसको, या उसके साथ हमारा एक कस्बा है अलीपुर चट्टा है, तो उसको वहां से मिलना चाहिए और वो आसान किस्तों में मिले, सस्ते रेट में मिले, ताकि किसान उसको लगाएंगे तो उन्हें जब फायदा होगा, वो मुनाफा मिलेगा, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाएंगी नहीं, वो कंपनीज की तरफ उनका रुझान ही नहीं बनेगा। और कंपनीज को भी लगेगा कि इसमें मार्जिन नहीं है। जब जिम्मेदार खुद वो करके उतना ही कमा रहा है तो जिम्मेदार क्यों किसी और कंपनी की तरफ मुंह करेगा? तो ये एक कुछ इक़दामात हैं जिनको करने की आज हद जरूरत है। वो इंडिया में भी जरूरत है और वो पाकिस्तान में भी जरूरत है, और वो इतना बड़ा काम भी नहीं है।
चीमा साहब। ये तो गवर्नमेंट्स जो हैं अगर ये आज सोच लें तो अगले कुछ माह में यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री लग जाएगी सारी की सारी, जो ये बना रहे होंगे इस किस्म की इक्विपमेंट्स और उसको आम कर दें वो लोग जो हैं। महकमा ज़राअत का सारा स्ट्रक्चर मौजूद है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हर दूसरे तीसरे गाँव में ज़राअत के दफ्तर पाकिस्तान में बने हुए हैं, वहां पे 2-2 3-3 कामला भी है और उससे ज्यादा लोग भी हैं। लेकिन यकीन जाने, आप भी गांव में आपका भी आना जाना होता है, मैंने तो बड़ा शादो नादरी उन्हें कभी आते देखा है, कभी हो वो आए, उन सबको वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उन्हें कहेंगे भाई आप लोगों किसानों को जाके बताएंगे आपने करना क्या है, करना किस तरह है। अब आप देखें ना, यूरोप में पर जो एकड़ यील्ड ले रहे हैं वो 100 मन के करीब है गंदम की। पाकिस्तान में एवरेज वो 30 के करीब है, लेकिन 40, 45, 50 बड़ा कोई अच्छा जमींदार उसमें कर ले, मॉडर्न लाइन्स पे थोड़ा कोशिश करे, वहां पे जाता है। तो उन वजूहात को जरूरत है उस पर जदीद तहकीक करने के इदारे मौजूद हैं, साइंसदान भी मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन तहकीक हो नहीं रही। तो तहकीक करें ना, उस तहकीक नहीं हो रही, तहकीक करने की कोशिश करें और वो कोशिश करें कि जो हमारे मौसमी असरात हैं उसके मुताबिक बीज जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि जो हमारा पर एकड़ यील्ड है वो बढ़ जाए और किसान को मुनाफा ज्यादा होगा तो वो खुद ब खुद खुशहाल होगा और उससे फिर इकोनॉमी के जो बाकी सेक्टर्स हैं पूरे मुल्क के अंदर वो भी, उनमें भी बूम आएगा। तो ये मेरी चंद एक तजावीज हैं जिन पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है, दोनों तरफों की हुकूमत के लिए, कि वो उस पे ऑन बोथ साइड्स कि उस पर अमल कर लें और किसानों की जिंदगी आसान बनाएं। तो इस तरह पूरे मुल्क की जो पूरी कौम है उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तटा साहब, आपने ये जो तजावीज दी हैं डेफिनेटली ये बड़े काम की हैं। कंसर मैं आपकी तरफ आता हूं, ये जरा बताइएगा कि भारत में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, एक छोटा तबका कहूंगा, ये गलत हो जाएगा, उन्होंने एक और चीज बात करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो इंडिया, जो पंजाब में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये बेसिकली खालिस्तान मूवमेंट है ये, और इन्होंने किसानों बेचारों को जो है ना वो खालिस्तान से लिंक कर दिया जी, ये वही है जो चाहते हैं कि जी बॉर्डर खुले और पाकिस्तान की तरफ, और भारत जो है वो कह रहे हैं जी मुंबई कराची तो खुला हुआ है लेकिन जो है वो पंजाब दोनों बंद है। तो बेसिकली ये जो पंजाब के जो किसान हैं या हरियाणा के किसान हैं, ये जो इस खित्ते के किसान हैं वो सारे वो खालिस्तान वाले हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये क्यों पोलराइजेशन? मोदी साहब, मैं सवाल को कंप्लीट कर लूं, मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि बाकी इंडिया के अंदर तो वो हिंदू मुस्लिम फसाद कराने में कामयाब हुए हैं। ये जो तज्जिया निगार बात कर रहे हैं, मैं वो आपके सामने बात रख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर कर्नल साहब वो हिंदू मुस्लिम फसाद की जगह नहीं है। यहां पे पॉसिबिलिटी की जा रही है सिख और हिंदू फसाद की भी बात की जा रही है। हाउ डू यू सी दिस कर्नल साहब? अपना जरा एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हवाले से भी हमें जरा इसमें बताइएगा, ये जो एक पॉइंट मैंने रखे हैं आपके सर। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, अगर मैं अभी आपकी बात को लेकर चल रहा हूं, अगर किसी भी तरह से मोदी साहब या उनकी गवर्नमेंट, पहली बात आपने बोली हिंदू मुस्लिम फसाद करा रहे हैं, कराने में सक्सेसफुल हैं या सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, जिस भी तरह ले लीजिए, it will be disastrous for that government and for the country. मेरे देश के लिए it will be disastrous अगर मेरे देश की सरकार या मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरह के स्टेप्स लेता है जो हिंदू मुस्लिम फसाद करा सके। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है पॉलिटिकली हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपने फ्यूचर के लिए, पॉलिटिकल फ्यूचर की बात कर रहा हूं, कि वो इस तरह की गलती करे या करता चला जाए। ऑड केस कैन हैपन, मैं उसके लिए बाल की खाल नहीं निकालूंगा कि अगर आप चले जाएं कि नहीं जी उन्होंने एज अ सीएम क्या किया या नहीं किया। देखिए जिंदगी में हर कोई तरक्की करता है, हर कोई अपने आप को ग्रेजुएट करता है। आप एक बात बताइए, कितनी बार एक्चुअली आपने कितनी बार प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते सुना कि ही इज एंटी मुस्लिम? हैज ही एवर सेड दैट? नो, ही कैन नॉट अफोर्ड टू। मैं ये भी आपको कहूंगा, it will be a political disaster for him, it will be again a political suicide for him. He will never do that mistake. Why?
बिकॉज ये सबको पता है, ये आपको भी पता है। मैं आज कितना कहता रहा हूं, 1 मिनट के लिए अगर एज किसी भी हिंदू को बोलना हो कि चलिए जी मुस्लिम खराब है, और अगर मुस्लिम को बोलना हो हिंदू खराब है, यू हैव टू स्टिल लिव टुगेदर। क्या कर सकते हैं आप? कौन सा ऐसा मेरा स्टेट है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है? कौन सी ऐसी सो कॉल्ड मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है जहां हिंदू पॉपुलेशन नहीं है? इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। 147 में जो हुआ, जब चॉइस दी गई, लोगों ने अपना अपना घर डिसाइड किया, जिसको जो ठीक समझा उस समय वो उस तरफ चला गया। अब इसके आगे नहीं हो सकता, कोशिश करने पर भी नहीं हो सकता। अब आ गया आपका अगला सवाल कि सिख और हिंदू, एंड पहले हम ले लेते हैं सिख और खालिस्तान। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले तो बड़ा अच्छा सा तरीका है कि इसको टेररिज्म की तरफ धकेल दो, कि भाई इस समय अगर पंजाब का सिख प्रोटेस्ट पर है या अपनी डिमांड कर रहा है, तो इसको धीरे से खालिस्तान से कनेक्ट कर दो कि जी वहां से पैसा आया है, या वहां से सपोर्ट आया है, या वहां के लोगों ने इसे स्टार्ट किया है या बढ़ा रहे हैं। भाई मुझे आप एक बात बताइए, अल्टीमेटली उस खालिस्तान को खत्म करने की जो मुहिम थी वो जीती किसने? पंजाब ने खुद। आप ये कभी नहीं कह पाएंगे, और बाय द वे ये वर्ल्ड ओवर ट्रेंड है, टेररिज्म ऑफ एनी काइंड कैन नॉट बी एंडेड बाय दैट कंट्री, इट विल बी एंडेड बाय दैट लोकल पॉपुलेशन। जब तक लोग खुद खड़े नहीं होंगे, और पंजाब के लोगों ने सिखाया है पूरी दुनिया को कि अगर पॉपुलेशन अगेंस्ट हो गई तो आपका टेररिज्म खत्म हो गया। अदरवाइज मैं आपको सच बता रहा हूं, पंजाबी और सिख बंदे से कट्टर कौन हो सकता है? आप बताइए मुझे। उस टेररिज्म को कैसे कोई खत्म कर सकता है? वो लोग खत्म कर सकते हैं जिनके खून में वो उबाल है। जहां से वो टेररिज्म निकला है वो वहीं से खत्म होगा। और सिख कम्युनिटी ने ये बड़ी जिम्मेदारी से दिखाया कि हम इस टेररिज्म को नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो एक अलग रीजन है। अब आ गई बात सिख और हिंदू। मुझे नहीं लगता, हो सकता है कहीं कोई एक आध केस हो गया हो, बट आपने कितनी बार कहने के लिए, मुझे मालूम है कभी भी कोई कह सकता है कि चलिए जी इंदिरा गांधी की मौत के समय सिख और हिंदूज के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए, लड़ाई हो गई कुछ लोगों को, लेकिन आप देखिए अल्टीमेटली जस्टिस हैज प्रिवेल्ड। उन लोगों को अब जाकर चाहे जस्टिस मिला, देर मिला, दुरुस्त आए, वो एक अलग बात है, लेकिन हुआ तो सही। सो दैट मीन्स अगर कोई ये कहना चाह रहा हो कि नहीं, शायद इंडिया एज अ हिंदू स्टेट सिख के ऊपर दबाव डालकर उसके ऊपर अत्याचार कर कर सक्सेसफुल हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा। और जो जस्टिस प्रक्रिया दिख रही है, न्याय प्रक्रिया दिख रही है, वो भी यही कहती है कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हिंदू वर्सेस सिख एक नया इशू करें। और बाय द वे मुझे आप एक बात बताइए, 1 मिनट के लिए चलिए हम आपके कहने से मान जाएं कि चलिए हमने पंजाब में ये करने की कोशिश करी, तो क्या होगा? whichever will be that government, it will lose. सिंपल। देखिए आजकल आप, मैं और बैरिस्टर साहब अकेले 3 समझदार आदमी नहीं है। आजकल एक रिक्शे चलाने वाला भी समझदार है, उसे भी मालूम है क्या हो रहा है। ये एक अलग बात है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है या नहीं। आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आई एम क्वाइट सरप्राइज कि एक पाकिस्तान के एंकर हमारे साथ बात कर रहे हैं, वो भी एक उस मुद्दे के ऊपर जिसका एक्चुअली देखा जाए उनसे कोई कंसर्न नहीं है। हमारे यहाँ किसान को एमएसपी मिले या ना मिले, कमर चीमा साहब को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एज अ पॉलिसी कि यस, क्योंकि इसका आफ्टर ऑल पाकिस्तान में भी वही हाल है, आड़ती हमारे यही थोड़ी ना है। आप और हमारे में क्या फर्क है, बता दीजिए मेरे को। किसान से रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड, यस, छोटी सी फर्क यह है कि आपके यहाँ किसान जो हैं वो छोटे वाले बहुत कम है, हमारे यहाँ छोटे वाले भी बहुत है, 5 एकड़ और कम वाले हमारे पास बहुत ज्यादा है इससे। और सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हो रही है। आपने कभी कोई सुसाइड या कोई भी डेथ कभी नहीं सुनी होगी कि जिसके पास 10,000 एकड़ जमीन है, चाहे उसके रेट कम हो या ज्यादा हो, उसको मालूम है उसको ओवरऑल में पड़ जाता है। प्रॉब्लम आती है जो बैरिस्टर साहब ने बोला कि बंदे ने लोन लिया है, उधार लिया है, उसको चुका नहीं पा रहा है, उसका इंटरेस्ट, वो जैसे मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, 10-12 लाख रुपए कहां से मैं मॉडर्नाइज करूंगा? वो छोटा आदमी नहीं कर सकता।
इसलिए कमजोरी में कमजोरी में आकर वो सुसाइड कर लेता है या उसकी जान चली जाती है। मुझे लगता है एज अ कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ये जो इंडिया का पुराना नारा था जय जवान जय किसान, ये जो दो कम्युनिटी है जवान और किसान, इनकी देखभाल करना देश का कर्तव्य है। आप इसके बिना अपने देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। यस, देयर इज अ थर्ड डायमेंशन कि वैज्ञानिक, जय जवान जय किसान, वैज्ञानिक महान, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब तक हमारे वैज्ञानिक, हमारी जो प्रोग्रेस है वो ऊपर नहीं बढ़ेगी, तब इन दोनों को आप पैसा कहां से देंगे। देखिए अल्टीमेटली बैरिस्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही कि देखिए गवर्नमेंट के पास भी बहुत तकलीफ है। जो बाकी पूरे जो 100 लोग हैं, 100% जो पॉपुलेशन है, अब आप ये तो कर नहीं सकते कि आटे का दाम 100 रुपए किलो से 200 रुपए किलो कर दो, 500 रुपए किलो कर दो, क्योंकि ये पैसा किसान को जाना है। पॉसिबल नहीं है, इंक्लूडिंग किसान देमसेल्फ। सो ये वाली जो बैलेंस करने वाला जो काम है, इसीलिए आप सरकार है, मैं फौजी हूं, मैं सरकार में नहीं हूं। अगर ये काबिलियत मेरे में होती, मैं भी सरकार का पार्ट होता। या मैं कहता हूं किसान कह रहा है कि सरकार या तो आप कुछ कर दीजिए, नहीं कर सकते हम कुछ और सोच लेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार आप मेरी हो, मैं आपसे मांग सकता हूं, और ये मांग यस एज अ प्रोटेस्ट दिख रहा है। क्या करें, मजबूरी है कि जब तक कोई आवाज उठाता नहीं है, कई बार सरकारें पॉलिटिकली नहीं सुन पाती। ये सुनाने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आखिरी सवाल बैरिस्टर साहब से करूंगा, हुमायूं साहब से करूंगा। चड्ढा साहब, ये बेसिकली जो प्रॉब्लम हुकूमत को नजर आ रहा है इंडिया के अंदर, और ये पाकिस्तान की सरकार भी, कर्नल साहब बड़ा परेशान है हमारे, वो है एक इशू का ब्लैक ट्रांजेक्शन्स का, या जिसे हम कहते हैं अंडर टेबल ट्रांजेक्शन्स। किसान, ये जो आड़ती है, क्योंकि वो बहुत करता है तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती प्रॉपर। ये चड्ढा साहब पाकिस्तान में भी आपको पता है ये बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट आजकल सारा टाइम लगी हुई है कि जी ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो फॉर्मल इकोनॉमी में आप एंटर हो। ठीक है, सो चड्ढा साहब ये क्या किया जा सकता है कि जो किसान है और ये जो आड़ती है, ये ब्लैक ट्रांजेक्शन से निकल के या अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन से निकल के ये प्रॉपर फॉर्मल इकोनॉमी में आए। ये इसके लिए आप भारत और पाकिस्तान के किसानों को हाउ डू यू सी दिस, कि ये क्या करना चाहिए? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू सर। चीमा साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए तो दर्द सर बना हुआ है पिछले कुछ सालों से। हालांकि गवर्नमेंट इसमें काफी हद तक कामयाब हुई है, उसमें उसकी वजह से रेवेन्यू में भी काफी इजाफा हुआ है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, उसमें बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था, और उसमें सारे पावर स्टेक होल्डर्स इक्वली इन्वॉल्व थे, और वो ये चाह रहे थे कि इसको फॉर्मलाइज करें और इकोनॉमी को, ताकि पता हो कि जो उसमें सबसे पहले जो टारगेट किया गया वो बिजनेस सेक्टर को किया गया, और कोशिश की गई कि उन्हें फॉर्मलाइज किया जाए, और पता हो कि वो, उन्होंने इंसेंटिव देने की कोशिश की, और ऐसे लॉज लेके आए कि लेट से अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, आप कोई भी ऐसी चीज खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आप फाइलर हैं, फाइलर मीन्स आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको इतने % उसमें से फायदा हो जाएगा, आपको इतनी टैक्स की छूट हो जाएगी। और इस तरह के मुख्तलिफ जो आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे, इवन के अगर आप एनटीएन होल्डर हैं और आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको उसमें से उन्होंने इंसेंटिव देने की कोशिश की, तो उससे लोग किसी हद तक उसकी तरफ माइल भी हुए, और लोगों ने उसे अपनाने की कोशिश की। हाँ, अब जहां तक किसानों का ताल्लुक है, तो जब मेरी किसानों से इस टॉपिक पे गुफ्तगू हुई है, क्योंकि हुकूमत पिछले 20-25 साल से आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ चल रही है कि किसानों को उस नेट में लेके आए, तो किसानों का उसमें कहना ये है कि जी हमारे पास बचता ही क्या है बाद में, जो हुकूमत अगर मजीद उसमें से अगर कुछ लेना चाह रही है। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात की जाए, तो खाद में जो किसान है वो फी बोरी एक हाईएस्ट परसेंटेज पे करता है, और उसके बाद अगर आप आ जाएं बिजली में, तो किसान बहुत बड़ा टैक्स का एक हिस्सा पे कर रहा है। उसके बाद जितनी खरीदारी, आपको पता है तेल आप खरीदते हैं तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। कोई भी गर्ज के वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक सिस्टम जो इंडिया में भी लागू है, पाकिस्तान में भी वही लागू है। वो राइज है, वो गवर्नमेंट क्या करती है कि जी उनको लागू करती है और टैक्स इकट्ठा करती रहती है। और यकदम जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जब इस तरह के इश्यूज रेज हुए, तो दोनों गवर्नमेंट्स को याद आ गया कि चलो इनको फॉर्मलाइज करो और ये चैनल में लेके आओ, पता चले पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।
तो अब अगर लेट से कि किसानों को करने की कोशिश करेंगे, तो किसानों को करना तो आसान ही होगा। आपको पता ही है, जब कोई कानून आ जाता है तो किसान आम ज्यादातर कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो कानून को फॉलो भी करते हैं। लेकिन मसला फिर वहीं पे आएगा कि आप टैक्स रिटर्न्स की उस एक्सरसाइज में इसको गुजारेंगे, अनपढ़ बंदे, या तो उसको बहुत आसान कर दें, वो एक उनके गांव की सतह पे भी वो टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। अब अगर उस बेचारे को आप गुजरांवाला में जाना पड़ेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? वो उसको लगता है पता नहीं मैं एक वकील हायर करूंगा, वो फिर वकील मेरी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, तो उसको वो भी मसाइल नजर आते हैं। तो इस तरह की कुछ सहूलतें उन्हें फराहम करें जिससे इसमें कुछ ना कुछ या किसी ना किसी सतह के ऊपर बेहतरी आ सके और वो उसमें वो शामिल हो सके, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू से बढ़ जाए। लेकिन किसान को इंसेंटिव उसके बदले में ये दें कि उसे नजर आए कि यार लेट से, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री हो। देखें, जब आप किसान को कहेंगे आप पर एकड़ 5, 10, 15 लाख एक साल का कमा रहे हैं, तो आप उनको आसानी से कह सकेंगे टैक्स के नेट में आप आ जाएं, आप जब इतना कमा रहे हैं। और जब आप वो कमाई बेचारा एक साल का 1 एकड़ से 50,000 या लाख कमा रहा है, तो आप उसे नेट में लाने के लिए आपको काफी कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज शो करनी पड़ेंगी उसको अपनी इस चीज की तरफ माइल करने के लिए। तो लिहाजा ये कुछ इकदाम गवर्नमेंट उठाए। जब गवर्नमेंट उन इकदाम को उठा चुकेगी तो फिर वो किसानों के पास चले जाएंगे, जी आप भी टैक्स नेट की तरफ आ जाएं, क्योंकि आपका प्रॉफिट कोई इतना बढ़ चुका है, आप भी तो इतने पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ आपके पास है, तो लिहाजा आप भी गवर्नमेंट को पे करना शुरू कर दें। और मुझे लगता है फिर किसानों के पास कोई जवाब भी नहीं होगा उन्हें रोकने का। और देखें, मसला ये पैदा हो गया है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो किसानों के मसाइल हैं, जिस तरह कर्नल साहब कह रहे थे, वो किसान जिसके असल मसाइल हैं, बात सीधी सी चीजें सब कर लेते हैं, चलें इस सेंस में भी कर लेते हैं, जो जो बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं इस चीज से। हालांकि बड़ा जिम्मेदार भी मुतासर होता है, लेकिन उसका मुतासर होने का जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है, या उसका तरीकाकार फर्क है। और जो एक किसान है जिसका दारोमदार, घर का चलने का दारोमदार ही उस रोजी के ऊपर है कि वो इतनी फसल होगी तो मैं बच्चे की फीस दे पाऊंगा, या मेरे बच्चे कुछ खा पी सकेंगे, कुछ पहन सकेंगे पूरा साल, या मैं बच्ची की शादी कर सकूंगा, या उसके इस तरह के उसके फर्दर मसाइल हैं। तो अगर उनकी तरफ आप देखें तो वो तो फिर जाहिर बात है, जब आप कोई उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो फ्लेयर अप होता है, और वो फिर जो देखा आपने लाहौर के अंदर भी किसान आए और उन्हें मुजाहरा करने की कोशिश की कि जनाब आप जब इनपुट जो है वो अगर आप 50-60% ऑन कॉस्ट के साथ जाएंगे तो बाकी बचेगा क्या हमें। और अब देखें ना, सिंध में गवर्नमेंट ने 2000 कर दी गंदम, तो पंजाब में आज तक 1600 है। अब यकीन जाने, मैंने पहले कभी अभी रिसेंटली इंटरेस्ट लिया, मैंने जाके सारा, मेरा अंदाजा ये है कि अगर पाकिस्तानी रुपीस में किसान को 1.5 से 2 लाख अगर सालाना नहीं बचता तो उसको जिम्मेदारा में फायदा नहीं है, उसका गुजारा मुश्किल है। इतनी महंगाई हो चुकी है हर चीज में, इंडिया में भी यही हालात होंगे, वो कोई इससे मुख्तलिफ तो नहीं होंगे। और अच्छा, अब जैसे ये बात कर रहे हैं, जी 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 करना साहब प्लीज। नहीं, आप पूरा कर लीजिए, आप पूरे करें, फिर वो कल जवाब दे देंगे जी। अच्छा, अब जैसे आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट्स की जैसे पॉपुलर नारे लगाए जाते हैं, अब देखिए गवर्नमेंट्स का फोकस तो वो नेशनल सी बात है। अब एक बंदा है, किसानों के यहाँ पे ये भी खदशात है, इंडिया में भी आई एम श्योर यही होंगे, कि अब एक वजीर है, आप मिसाल ले लें, वो मंत्री कहते हैं, हम वजीर कहते हैं, वो बैठा हुआ है, उसके पास कोई कॉरपोरेशन जाएगी, एक वो जाके उसे कही कि यार हमने ये 500 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपकी 7 नस्लें संवर जाएंगी उसमें, समझ रहे हैं? तो वो पूरे का पूरा पंजाब ही बेच देगा, तो एक बंदे ने उसको इन्वॉल्व करना है तो यही हाल वहां पे होगा। वो जो एमनेस्टी, वो यही है ना, किसान असल में मसाइल ये है कि उनको यकीन नहीं है सियासतदानों के ऊपर, वो इन पाकिस्तान में भी नहीं है, वो इंडिया में भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि पता नहीं इन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कहीं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ना कहीं बिक जाए, तो वो इसलिए वो सड़कों पे आते हैं, मुजाहरे करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश करते हैं कि यार हमें भी सुनो, हमें भी देखो, और ये जो लोग तुम लॉज ला रहे हो, कवानीन लेके आ रहे हो, उसमें हम हमारी बातें भी सुनो, हमारा इनपुट भी लो। तो ये गवर्नमेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस तो इन्हें शो करनी पड़ेगी, लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा। और उन्हें ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सर छोटू राम ने 1930 के बाद तकरीबन रिफॉर्म्स किए थे पंजाब के अंदर। आज तक जो जरी इस्लाहात जो छोटू राम लेके आया था, उसके बाद उस पैमाने पे इस्लाहात नहीं हो सकी।
और उन्हें आज तक छोटू राम को सराहा जाता है। मैं अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी छोटू राम का जिक्र किया करते थे। मैं अपने गांव में आप किसी भी बाबे को जाके पूछने, उसे किसी चीज का नहीं पता होगा, हो सकता है उसे नारू का ही ना पता हो, लेकिन उसे एक छोटू राम का पता है। क्यों पता है? छोटू राम पहला बंदा था जो रिफॉर्म्स लेके आया, जिसने कहा कि जी हम इंटरेस्ट के, अगर देखें आपने असल रकम लिया 100 रुपया, उसने कहा अगर 100 के ऊपर 100 दे चुके हैं तो आप आजाद हैं। वो बनिया क्या करता था, 100 के ऊपर 100 लिया और वो ओरिजिनल 100 तो फिर वहीं का वहीं। तो देखें इस तरह का कोई लीडर सामने आए जो ये रिफॉर्म्स लेके आए, तो किसान उसके पीछे चलेंगे, किसानों के मसाइल हल करे। अब ये देखें पंजाब में तो हालात कुछ बेहतर हैं, अब आप सिंध की तरफ चले जाएं, वहां पे जिम्मेदारों के क्या हालात होंगे। हालांकि वहां पे तो बहुत बड़े बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, अभी तक हजारों एकड़ों में वो जाते हैं, और उससे भी बड़े बड़े जिम्मेदार हैं वहां पे। वो अगर उनके मसाइल फर्क है, लेकिन वहां पे जो बेचारा जिम्मेदार जो किसान है, जिसको आप कह सकते हैं, जो अपना गुजारा करना चाहता है, उसके लिए फिर मुश्किलात वहीं की वहीं है। वो कैसे करेगा? एक फार्मर जो है वो क्या करेगा इन हालात में? तो ये एक जरूरत है कि जो बड़े जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान में देखें मामला थोड़ा डिफरेंट इस वजह से है कि बड़े जिम्मेदार को अगर आप ये कह दें कि लेट्स से एक लीडर है वो ये कह दे कि यार ये बड़े जिम्मेदार को फायदा पहुंचेगा, बड़े जिम्मेदार को फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन जो जिम्मेदार, जो छोटा जिम्मेदार है, उसको भी फायदा इसी तरह ही पहुंचेगा कि अगर वो आप कवानीन लेके आएंगे और रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली उसका फायदा जो है वो छोटे जिम्मेदार की तरफ जाएगा। जी 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 जी, थैंक यू चड्ढा साहब। कल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं कंक्लूड करता हूँ जी। यस, मैं सिर्फ 30 सेकंड लगाऊंगा। सर कमर चीमा साहब के शो में अगर कोई टॉपिक डिस्कस हो और उसका सोल्यूशन ना निकले तो मेरे ख्याल लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो मैं कमर चीमा साहब आपके थ्रू ये सोल्यूशन दे रहा हूं। एमएसपी की प्राइस बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है। आज आप 1900 कर दीजिए, 2200 कर दीजिए, 2500 कर दीजिए, 3000, उस दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज कि वो किसान को वो टेक्नोलॉजी मिले कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। जैसा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अगर यूरोपियन कंट्रीज 50 क्विंटल निकाल रही है और हम 30 क्विंटल निकाल रहे हैं, ये क्या है? दिस इज डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी उस किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। वो बिजली उसको सब्सिडाइज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। वो पानी वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर WTO और इन कॉर्पोरेट का कोई किसी भी तरह का कोई कंट्रोल और ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। सो वो चीजें जो मुझे मेरे किसान को डुबो रही है, क्या डुबो रहा है? सीधी सीधी बात है कि भाई उसकी प्रोडक्शन आ रही है 10 रुपए की, आप उसको बोल रहे हो 5 रुपए में बेचो, 7 रुपए में बेचो, 11 रुपए में बेचो। क्यों नहीं मैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक इस लेवल पर लाऊं कि उसके ऊपर बोझ कम पड़े। और जब देखिए ये वो वाली बात है कि अगर आप एक अगले साल क्या होगा, आज आपने 1925 रुपए की जीरी बोल दी, अगले साल ये पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर बोल देगा कि जी मैं तो 1500 से ज्यादा दूंगा ही नहीं, आप कर लीजिए, क्या करेंगे? ले लेगी पूरी सरकार? नहीं ले पाएगी। क्यों नहीं ले पाएगी? क्योंकि सारे किसान रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है ये भी अपने आप टाइम कंज्यूमिंग है, जो इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूं। और इसी तरह द सिचुएशन इज सेम फॉर पाकिस्तान और फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री। सो वी मस्ट लर्न कि किस तरह हम आज के किसान की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। पैसा अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। पैसा सिर्फ आप आज बढ़ा दीजिए, किसान अपने आंदोलन वापस ले लेगा, कल फिर करना पड़ जाएगा उसको। सो वी मस्ट लुक फॉर सॉल्यूशंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कर्नल साहब, कर्नल शैलेंद्र साहब और बैरिस्टर चड्ढा साहब। आप दोनों ने सॉल्यूशंस की बात की है, और जो कि बहुत जी 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 मतलब ये पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत अच्छी कोशिश की है। वो एक फार्मर्स जो मार्केट है उसको भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हर टाउन के अंदर। वो ऐसा होगा कि आप जाएंगे और वो एक बड़ा मिनिमम सा रेंट होगा, वो पे करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स वहां पे रख देंगे पूरे दिन के लिए। तो वो डायरेक्ट जो है वो कस्टमर आपके पास आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। इसको बड़े पैमाने पे करेंगे तो उसके फवायद बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही, आपने बड़ी खूबसूरत बात की आखिर में। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि अब किसान जो है, कर्नल साहब, पाकिस्तान की जो पंजाब है, लाहौर में जो हमारी सरकार है, उसने ये कहा है कि जो किसान है उनकी एक अलहदा मार्केट बना दो ताकि वो अपनी प्रोडक्ट वहां रख दें, ताकि वो बीच में जो कर्नल साहब वो जो आड़ती है ना, वो जो खाता है वो ना खा सके, और उसको वो जो डायरेक्ट वो जो अगर टमाटर अगर 20 रुपए किलो है तो मार्केट में वो आड़ती 50 रुपए उसको बेच देता है और उसको तो 20 ही मिले।
तो किसान को ही 50 मिले। सो दिस इज समथिंग गुड, वी मस्ट अप्रिशिएट इवन इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। असल चीज तो यह है कि ये जो किसान है, मुझे तो बड़ा तरस आता है, मेरा बाप भी किसान था, टटा साहब भी किसान थे, आप भी कर्नल साहब इसी जमीन से आपने भी यही काम किया, आपके बुजुर्गों ने भी। सो हमें तो बड़ा तरस आता है इन बेचारों पे, इनको इस तरह नई सड़कों पे जो है ना, पंजाबी कहते खजल खराब नहीं होना चाहिए। ते अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। ते कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। जड़ा साहब ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को जो है हमारी जो मैंने डिफरेंट एंगल देने की कोशिश की पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।